जी सर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गो यार, वी विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। हम लोग स्टार्ट करने लग रहे हैं अ वेरी यूजफुल, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी इजी चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले ही मैं बोल दूं कि ये जो नोट्स मैं अभी सामने रखा हूं ये सर्कुलेट हो जाएगा, तो डोंट स्टार्ट पैनिकिंग। जो लिखना होगा वो अपने आप बोलूंगा, अभी सुनना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। समझ गए कॉन्सेप्ट को, फिर वी कैन बिल्ड अ बेस ऑन दैट। पहले आपको मैं बता दूं, अगर वेटेज के मामले में अगर वेटेज के मामले में अगर वेटेज के मामले में आप लोगों से डिस्कस करा जाए, सो लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स कि ये वाला जो चैप्टर है ना, ये लगभग लगभग उतना वेटेज और उतना ही टाइम कंज्यूमिंग है जितना फाइनल अकाउंट्स हुआ करता था। ये भाई है फाइनल अकाउंट्स का ही। कुछ ऑब्वियसली डिफरेंसेस हैं क्या, वो आई विल टेल यू डेफिनेटली। सुनते चलिएगा, सुनते चलिएगा। इसका जो वेटेज है, क्लास सुन लीजिए सब कोई, इसका जो वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में, दैट क्वेश्चन दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर विल कम मिनिमम ऑफ 8 मार्क्स, कम से कम 8 नंबर का। अब वो 8 का एक क्वेश्चन देगा, 4 4 देगा, 6 2 देगा, वो आपका एग्जामिनर जाने। चलिए स्टूडेंट्स, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही काम क्लियर है कि यहां पर बिजनेस का मेन गोल या चीजों को ऑपरेट करने का, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का मेन मकसद क्या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का मेन मकसद प्रॉफिट तो क्या, प्रॉफिट तो नहीं है। यस वी आर डूइंग अ बिजनेस, बट यहां पे मेन गोल प्रॉफिट नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट। सर तो ये कैसा बात हुआ, अगर प्रॉफिट नहीं है तो फिर क्या है। चलो आओ, मैं तुम लोगों के साथ डिस्कशन आरंभ करता हूं। एकदम सब कोई सुनना मेरे एग्जाम्पल को एंड टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड। रुद्र, यहां ध्यान से सुनेंगे आप, है ना, अभी यहां ध्यान देंगे आप रुद्र। स्टूडेंट्स, आप लोग ना किसी सोसाइटी में रहते हो, किसी भी सोसाइटी में कॉम्प्लेक्स में रहते हो, ठीक है ना। मान लो आप लोग एक लोकेलिटी, एक सोसाइटी, एक कॉम्प्लेक्स में रहते हो। तो अब आप लोगों का 50 फैमिलीज का ग्रुप है, मान लो। जो बात बोल रहा हूं इसमें बहुत कुछ सिखा जाऊंगा, सुनते चलना। 50 फैमिलीज का ग्रुप है। अब आप लोग सबको मालूम है कि अभी तो ये चल रहा है कि भाई सारा बच्चा लोग फोन में ही दिन भर बिजी रहता है। अभी पीछे शौर्य भी देखो दिन भर फोन में ही रहता है, अमन उधर पे उसके पीछे बैठ के फोन यूज करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसा है कि आज के डेट पे मेजॉरिटी लोग सिर्फ फोन में ही इन्वॉल्व है। कोई रील बना रहे हैं, कोई रील देख रहे हैं। अब यहां पर तो कोई देख रहा है। अब यहां पर स्टूडेंट्स, अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, स्टूडेंट्स यहां पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोगों का ये जो 50 फैमिलीज का ग्रुप है ना, वो लोग सोचा यार कि बाहर निकले और कोई ना कोई बच्चा लोग मोबाइल फोन से बाहर निकले और बच्चा लोग ना कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। अब एक मिनट एकदम रिलैक्स होके सुनिएगा, है ना, यहां पे हम डिस्टरबेंस नहीं सुनेंगे। सुनते चलिए, आप लोग को समझ में आएगा। तो आपके सारे लोग जो थे एरिया के, कॉम्प्लेक्स के, उन्होंने डिसाइड करा कि यार बच्चा लोग जो है वो बैडमिंटन खेलेगा। तो एक काम करते हैं, एक डेडिकेटेड एरिया है आपके कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, उस डेडिकेटेड एरिया पे काम करवाना था। तो आप लोगों ने क्या डिसाइड करा कि एक काम करते हैं ना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में एक जगह पे एक बैडमिंटन कोर्ट तैयार करते हैं। ये देखो, यहाँ पे मैंने लिख दिया बैडमिंटन कोर्ट। तो एरिया में एक जगह पर आपने बैडमिंटन कोर्ट तैयार कर लिया। रिदम क्या तैयार कर लिया, बैडमिंटन कोर्ट। अभी आगे थोड़ा सोचा आप लोग कि यार कुछ लोग को जो है वो तो भैया स्विमिंग पूल भी पसंद है, ब्लू है पानी पानी। तो इस वजह से आप लोग जो है वो स्विमिंग पूल भी जो है वहां पे एरिया में बनवाते हो। एरिया में मतलब जो डेडिकेटेड एरिया है कॉम्प्लेक्स में। तो एक बैडमिंटन कोर्ट है, एक स्विमिंग पूल है। यहां पर सुनते चलिएगा, हुआ क्या, यहां पर
बोला कि यार एक छोटा सा सर एक काम करते हैं, जो है एक छोटा सा कैफे भी लगेगा सर, बच्चा लोग खेलेगा कूदेगा तो भूख लगेगा, और एक जो है बहुत सिलेक्टिवली यूज होगा बट फिर भी सबको चाहिएगा, एक लाइब्रेरी। क्या लगेगा? लाइब्रेरी। तो अब समझो, हमको पता था ना कम लोग यूज करेगा, इसलिए हम एकदम कोना में जगह दिए उसको। अब समझना, अब समझना आप लोग क्लास, अब समझना आप लोग स्टूडेंट्स, अब एक चीज समझना, जब आप लोगों ने जब जब 50 फैमिलीज मिलके, सुनिएगा सब कोई, जब 50 फैमिलीज मिलकर इन एक्टिविटीज को स्टार्ट किया, तो एक मिनट, इन एक्टिविटीज को स्टार्ट करने के पहले मेन गोल क्या था? क्या दिमाग में प्रॉफिट था या दिमाग में था रिक्रिएशन एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज? उस प्रक्रिया में आप लोगों ने इस क्लब को स्टार्ट करा। माइंड यू, ऐसे क्लब्स होते हैं, अगर आप लोग कलकत्ता से तो स्पेस सर्कल क्लब ऐसा करके सुना होगा, स्प्रिंग क्लब बोल के एक क्लब है, सुना होगा। तो यहां पे आप लोगों का स्पोर्ट्स, यहाँ पे आप लोगों का बॉलिंग एले, यहाँ पे आप लोगों का बैडमिंटन कोर्ट्स, स्विमिंग पूल, कुछ आप लोग में भी गए होंगे, तो स्पेस सर्कल, स्प्रिंग क्लब, ये सब चीज यहाँ पर प्रोवाइड करता है टू इट्स मेंबर्स। क्या मेन गोल, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, यहां पर क्या मेन गोल प्रॉफिट है क्या? नहीं, मेन गोल, मेन बिजनेस तो सामने वाला जो ऑपरेट कर रहा है वो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव से नहीं कर रहा। जवाब दे रहा हूं, आई नो आरव ने क्या बोला, बट सर स्प्रिंग क्लब का तो अच्छा पैसा बनता है। रुक जा आरव, जब आरव बना, मेन मोटिव, रुक जा एंड पूरा बात सुन, मेन मोटिव क्या अमन, हम लोगों का प्रॉफिट करना था? नहीं, मेन था रिक्रिएशन, कि भाई कॉम्प्लेक्स के लोग जो है वो इस फैसिलिटी को यूज करें एंड थोड़ा सा फोन से बाहर निकले अपने, ये गोल था। तो ये प्रॉफिट गोल नहीं था। अब इस प्रक्रिया में सुनिएगा सब कोई, इस प्रक्रिया में मान लो 50 फैमिलीज है एंड स्टूडेंट्स, पता लगा कि ये जगह को सेटअप करने का, इनिशियली सेटअप करने का, इक्विपमेंट्स लाने का 50 लाख रुपया खर्चा है। तो अब 50 फैमिलीज है, तो हर फैमिली को क्या लाने बोला गया बोलो? 1 लाख रुपया लाने बोला गया। कितना लाने बोला गया? 1 लाख रुपया। अब ये जो 50 फैमिलीज है ना, इनको बोलते हैं मेंबर्स। क्या बोलते हैं? टर्म सुन लो, एक बार टर्म बता दिया, उसके बाद मैं टर्म्स नहीं बताने वाला दोबारा, टर्म्स अभी इस एग्जांपल में खत्म कर दूंगा। एनपीओ में बहुत सारे शब्दों का चयन होता है, प्रयोग होता है, यूज होता है, उन सब शब्दों को बता रहा हूं, सुनते चलना। सबसे पहले ये लोग, जिन लोग एनपीओ को सेटअप करते हैं या एनपीओ की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? मेंबर्स। क्या बोलते हैं? मेंबर्स। एनपीओ को मेंबर से पैसा मिलता है, एनपीओ को मेंबर से पैसा मिलता है। अच्छा, अब एक चीज सोचो, मान लो ये पूरा जो इतना बड़ा फैसिलिटी है, क्या इसको मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं चाहिए? सर इसको मेंटेन करने के लिए भी पैसा चाहिए। मान लो पता लगता है कि 50,000 रुपया पर मंथ लगेगा मेंटेन करने का, तो हर फैमिली को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? 1000 पर मंथ। स्टूडेंट्स, एक वर्ड दे रहा हूं, एनपीओ में जो बच्चा ये शब्द सीख गया, वो एनपीओ 30% खत्म कर दिया। वो शब्द है सब्सक्रिप्शन। सुन लेना, ये नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का बात नहीं हो रहा है यहां पे जो सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि अगर आप एनपीओ के मेंबर हो, एनपीओ को सेटअप करने के लिए और एनपीओ को मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर मेंटेन करने के लिए भी तो खर्चा लगता है। मेंबर्स वो पैसे लाते हैं जिससे एनपीओ मेंटेन होता है। एक चीज और, मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि एनपीओ जो है ना, बाहर वाले लोगों के लिए ये सर्विसेज नहीं खोल सकता। हो सकता है कि आपके कॉम्प्लेक्स में आप लोगों ने सोचा कि भाई और फंड्स आ जाएंगे, तो एक काम करते हैं, बाहर वालों के लिए ये लाइब्रेरी, ये कैफे, ये कोर्ट और ये स्विमिंग पूल ओपन करते हैं। इससे अपने क्लब में, ये जो क्लब बना है यहां पर, ये जो क्लब बना है, इस क्लब में पैसे आएंगे, इस क्लब में पैसे आएंगे, क्लब का फायदा होगा, और ये फायदा फ्यूचर में क्लब के मेंटेनेंस के लिए यूज होगा, मेंबरों में नहीं बटेगा। मेन गोल प्रॉफिट नहीं है,
इसीलिए एनपीओ में कुछ एक्स्ट्रा बच भी जाए तो शब्द का प्रयोग होता है सरप्लस. द वर्ड दैट वी यूज हियर इज सरप्लस, नॉट प्रॉफिट. एंड इन केस वी मेक अ लॉस हियर, वी यूज द वर्ड डेफिसिट. वी डोंट यूज द वर्ड लॉस हियर, बिकॉज टू बिगिन विथ एनपीओ का गोल था ही नहीं. तो एक मिनट, आरव ने क्या बोला कि सर हम तो स्पेस सर्कल जानता है, स्पेस सर्कल तो अच्छा पैसा बनाता है. मैं ये कब बोला कि एक एनपीओ प्रॉफिट्स नहीं बना सकता, बट उसको सरप्लस बोलते हैं क्योंकि वो एनपीओ के लिए यूज होगा. आरव उस पैसे का मैं आप लोगों को अश्योरेंस देता हूं, उस पैसे में जो स्पेस सर्कल या अलग अलग क्लब्स बनाते हैं, वो पैसा जो है वो मेंबरों के हाथ में नहीं जाता है, वो उस क्लब के लिए यूज होता है, वो उस क्लब के आगे के लिए होता है, वो उस क्लब को आगे बढ़ाने के लिए यूज होता है. सर ये बात तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, फिर तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गया. स्टूडेंट्स अब तक आप लोग दो वर्ड समझे. एनपीओ की तरफ जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसको एनपीओ के क्या बोलते हैं? मेंबर्स. और जो अमाउंट मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन. दो वर्ड्स बता दिया हूं, संभाल लेना. दो वर्ड्स बता दिया हूं, संभाल लेना. आगे आगे क्लास अब इधर ध्यान देंगे. होता क्या है कि आप लोगों के यहाँ पे टूर्नामेंट और ये सब होता है, तो ये 50 फैमिलीज जो है ना, इनमें से एक जन का रिलेटिव आता है. सुनिए ना, एक जन का रिलेटिव आता है, कोई कहीं विदेश से दूर यात्रा करके, वो ये क्लब देख के इंप्रेस हो जाता है. वो बोलता है ये 50 फैमिलीज में जो लोग हैं ये कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये जो आदमी आया है आपका रिलेटिव जो पेरिस से आया है, अमेरिका से आया है, इसके पास अनाप शनाप पैसा है. ये देख के खुश हुआ, ये बोला हम इस क्लब की तरफ कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं. मान लो डिसाइड किया कि यार हम ना डोनेट करेंगे 5 लाख रुपए. एनपीओ ने किसी बाहरी आदमी से या कोई भी पर्सन से कुछ डोनेशन रिसीव किया. अब समझ लेना, डोनेशन दो तरीके का होता है, बाद में इसका फर्क तुमको पता लगेगा. एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेशल डोनेशन. है जनरल और स्पेशल या स्पेसिफिक डोनेशन. जनरल डोनेशन का मतलब रुद्र क्या हुआ, मेरे एग्जांपल में ये जो हमारा रिलेटिव बाहर से आया, ये जब हमारा क्लब देखा, ये खुश होकर 5 लाख क्लब को दे के चला गया. क्या इसने बोला क्लब को कि इस 5 लाख रुपए का क्या करना है? नहीं बोला. उसे कहते हैं जनरल डोनेशन, जहां पे अमाउंट डोनेटेड रहे, पर्पस स्पेसिफाइड ना हो. अमाउंट तो शौर्य डोनेशन में आ जाएगा, बट पर्पस स्पेसिफाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? जनरल डोनेशन. दूसरा, एक फैमिली, ये जो 50 फैमिली है ना, इनमें से एक फैमिली के लोग आते हैं और उनके पास भी अनाप शनाप पैसा है. वो बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह साइड में रखा हुआ है, एक काम करते हैं बास्केटबॉल कोर्ट बनवाइए यहां पे, हमारा बच्चा लोग बास्केटबॉल खेलना चाह रहा है, मतलब सभी खेलेगा, बास्केटबॉल कोर्ट बनवाइए. तो बास्केटबॉल कोर्ट बनाएंगे तो पैसा लगेगा. वो बोलते हैं कोई टेंशन नहीं है, बास्केटबॉल का कोर्ट का पैसा हम दे रहे हैं. कितना लग रहा है? 3 लाख लग रहा है. ओके, 3 लाख दे दिया. अनाप शनाप पैसा है सर, 3 लाख दे दिया. एक मिनट, तुम लोग दो जगह डोनेशन रिसीव किया. पहला, जहां पे 5 लाख मिला, वहां पे सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, उसने कोई पर्पस स्पेसिफाई करके नहीं बोला तुमको कि इसी के लिए यूज करो, उसको बोलते हैं जीडी, जनरल डोनेशन. बट अगर सामने वाला पर्पस स्पेसिफाई कर दे तो वो स्पेसिफिक डोनेशन हो जाता है. स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन पे मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, आऊंगा उस पर स्पेसिफिक डोनेशन, अगर याद रखिएगा अमन, अगर कभी भी आपके सिलेबस में स्पेसिफिक वर्ड आ गया, मतलब वो एक बिजनेस का लायबिलिटी है. क्या है? लायबिलिटी. अरे क्या है? लायबिलिटी है. वो एक बिजनेस के लिए लायबिलिटी है. क्या वर्ड बोला? स्पेसिफिक वर्ड. बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा दिया हूं तुमको डिस्कशन के फर्स्ट स्टार्टिंग में ही. आयुष अंदर जा, जल्दी 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 जल्दी. अमन जल्दी, बाबू जल्दी आओ. अमन जल्दी आओ. हाँ तुम ठीक है, हम भी ठीक है, अभी आओ, जल्दी आओ. जल्दी जल्दी अमन जल्दी. रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो रहा है. अमन जल्दी आ, फटाफट फटाफट दौड़ के आ. कॉपी लेके आ जा अभी, और कुछ नहीं चाहिए, कॉपी पेन चाहिए बस, और कुछ नहीं. जल्दी आ जा फटाफट. सर बातचीत क्लियर है. सर अब यहां पर बातचीत सुनना. तो मैंने आप लोगों को दो वर्ड समझाया, एक जनरल डोनेशन
और एक स्पेसिफिक डोनेशन। मैं बता रहा हूं, स्पेसिफिक डोनेशन हमेशा लायबिलिटी है, क्योंकि अगर एनपीओ ने पैसा रिसीव किया है, रुक जाओ, स्पेसिफिक डोनेशन में पर्पस स्पेसिफाइड रहता है तो वो भी डोनेशन। जनरल डोनेशन में प्रियम पर्पस स्पेसिफाइड, सामने वाला डोनेशन दे दे रहा है बट पर्पस नहीं बता रहा। याद रखना, एक बात बता रहा हूं, स्पेसिफिक डोनेशन में क्योंकि पर्पस स्पेसिफाइड है, एनपीओ की ड्यूटी है टू यूज दैट फंड्स फॉर दैट पर्पस ओनली। इसीलिए स्पेसिफिक वर्ड दिख जाए आपको उसको लायबिलिटी मान लेना है। आ रहा हूं, जनरल पे आ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना, तुम अभी जनरल के बेसिस पर मैं बात कर, मेरे को खाली एक बात बता दे आरव, स्पेशल कहां जाएगा, तेरे को समझ आया क्या? लायबिलिटी में। बस अगर यहां डाउट है तो बोल, क्योंकि जनरल डोनेशन पे बड़ा डिस्कशन अभी वेट कर रहा है। सर ठीक है, यहां तक कोई बच्चा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। स्पेसिफिक क्या लायबिलिटी क्यों बन रहा है? क्योंकि अब एनपीओ को वो फंड्स ब्लॉक करना पड़ेगा उसी पर्पसेस के लिए, और कोई पर्पस नहीं यूज कर सकते। आगे, अब अब पूरा क्लास मेरे को एक बात बोलेगा कि सर एनपीओ जो है वो रियल लाइफ में क्या बड़ा होता है और स्प्रेड करता है? सबसे बड़ा एनपीओ या वन ऑफ द बिगेस्ट एनपीओ, हर बच्चा यहां सुना होगा, शायद गया भी होगा, इस्कॉन। हर बच्चा कम से कम यहां पे इस्कॉन टेम्पल सुना होगा, इफ नॉट गया होगा, 100% श्योर हूं मैं। आप लोग एक बात बताओ, अब इस्कॉन जैसा, इस्कॉन जैसा, अच्छा इस्कॉन क्या हो गया? टेंपल रिलेटेड हो गया। क्या हो गया? टेंपल रिलेटेड। अब आप सोचो, इस्कॉन जैसा जो टेंपल है, अगर ये लोग, तुम लोग सोच के देख थोड़ा सा, अगर ये लोग लोगों से ये लोग अपना अकाउंट्स को ठीक से मेंटेन नहीं करेगा, तुमको लगता है इस्कॉन आज इंडिया में नहीं वर्ल्ड में है पूरा इस्कॉन का टेम्पल्स, क्या इस्कॉन वर्ल्ड तक पहुंच पाएगा? तुम अगर अकाउंट ठीक से नहीं मेंटेन करते तो तुम क्या इस्कॉन जैसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना पाओगे क्या? तुमको लग रहा है क्या? तो ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग क्यों एनपीओ अकाउंट्स पढ़े? क्योंकि एनपीओ अकाउंट्स एक बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है जानने में कितना फंड्स आ रहा है, कितना जा रहा है, पैसे कहां लग रहे हैं, कहीं कोई पैसे का हेर फेर तो नहीं हो रहा है, तब जाके इस्कॉन जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और इस्कॉन का तो खैर मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूं, आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूं, बट खाली 5 सेकंड में बता रहा हूं। इस्कॉन का तो यार, ये जो था स्टीव जॉब्स जैसा आदमी लोग भी अपने इंटरव्यू और अपने इसमें बोला है कि भाई जब मैं कंफ्यूज था या मेरे को भूख लग रहा था, एक टाइम ऐसा आया था और जगह नहीं था, तो इस्कॉन में जाके मैं खाया था। इमेजिन कि मतलब इस्कॉन इज दैट ह्यूज। खैर, हम लोग को उस पर बात नहीं करना, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा था। मेजॉरिटी स्कूल्स जो होते हैं वो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही सेटअप होते हैं, आपको बता दे। अब एक और सवाल उठता है स्टूडेंट्स, एक और सवाल उठता है। दो वर्ड्स है, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहां बैठा हर बच्चा वो वर्ड सुना है मेरे से। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने आरव सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में देखा है। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में क्या होता था? अनलिमिटेड लायबिलिटी। एग्जांपल, एक बिजनेस ओनर ने या बिजनेस के पार्टनर ने, रुद्र, कोई बिजनेस के लिए लोन लिया और अगर वो नहीं पे कर पाया तो उसका पर्सनल असेट्स, उसका घर बिक जाएगा, बट उसको अपना लोन पे ऑफ करना पड़ेगा। फिर रुद्र याद होगा, आप लोगों को बताया हुआ है कॉमर्स के सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली, फिर आता था एक जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या आता है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, ये सब, अडानी, ये सब है आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी। दोस्तों जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है? शेयर होल्डर्स आर ओनर्स, बट उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब श्योर है, कल मैं चाहूं तो रिलायंस का 10 शेयर खरीद सकता हूं, 100 शेयर खरीद सकता हूं। वो 100 शेयर मैंने खरीद लिया, कल को रिलायंस के ऊपर 100 करोड़ का लायबिलिटी आ गया तो रुद्र मेरे घर कोई नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने अपने शेयर का पैसा दे दिया है। तो कंपनी में क्या होता था? लिमिटेड लायबिलिटी। क्या होता था? अच्छा, अब एनपीओ में ये 50 मेंबर्स मेंटेन कर रहे हैं, तुमको क्या लगता है एनपीओ में लिमिटेड होगा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा? क्या होगा? अनलिमिटेड ऐसा लग रहा है ना, बट नहीं। एनपीओ में भी मैं तुम लोगों को बता दूं, एमसीक्यू और केस स्टडी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनपीओ में भी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स होता है। एनपीओ में भी लिमिटेड। कल को एनपीओ में कोई भी मिस्टेक पकड़ा जाता है तो ये 50 के 50 मेंबरों को, 50 के 50 मेंबर्स को आप जो है
पकड़ नहीं सकते। आप जो 50 के 50 मेंबर्स है उनको ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, इनका लायबिलिटी लिमिटेड है। हाँ, इन लोगों ने अपने में से 2 मेंबर्स को या 1 मेंबर को ट्रस्टी, एक और वर्ड आ गया संभाल लो, ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया। इनमें से 2 या 1 जन ट्रस्टी है, ट्रस्टी को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ट्रस्टी को रुद्र बाकी लोगों के मुकाबले अथॉरिटी ज्यादा रहता है एनपीओ का ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। एनपीओ का अकाउंट साइन करने का ट्रस्टियों के पास पावर रहता है। तो कल को कोई घोटाला होता है, ट्रस्टी को पकड़ सकते हो, पर 50 के 50 या 100 के 100 मेंबरों को नहीं पकड़ सकते आप। आइए और वर्ड्स आप लोगों को सुनाते हैं हम। एक और बड़ा हाँ, ये देखिए, हर मेंबर, अमन पूछ रहा है कि सेम अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है एनपीओ में कि अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है एनपीओ के पॉलिसी में। कुछ एनपीओ बोलता है हर मेंबर सेम कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ बोलता अलग। जैसे अभी का मेरे को मालूम नहीं, आप लोग पक्का सुने हो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल पहले 14 इयर्स का सब्सक्रिप्शन पे लाइफ मेंबरशिप देता था। मतलब आप एक मोटा अमाउंट, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप पे कर दो सीएबी को, आपको बहुत सारा फैसिलिटी, जैसे सीएबी का जो बगल में क्लब है आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा, आपको बहुत सारे मैचेस का सर्टेन नंबर ऑफ टिकट्स पहले एडवांस में घर पे पहुंच जाएगा आपके लाइफ मेंबरशिप में। खैर, मैं आप सभी को क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये नहीं सिखाना चाह रहा, मैं आपको कुछ और ही सिखाना चाह रहा हूं क्लास, मैं आपको कुछ और ही सिखाना चाह रहा हूं। मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को, हेलो एवरीवन, कि एनपीओ में ऐसा भी होता है कि एनपीओ ये भी रूल लगा दे कि चलो सब मेंबर है, पर ना स्विमिंग पूल का मेंटेनेंस का खर्चा बहुत होता है। तो कोई मेंबर जो एनपीओ का है, अगर उसको स्विमिंग पूल चाहिए तो उसके लिए भी अलग से एंट्रेंस फी देना पड़ेगा। ये भी होता है। अच्छा, मैं तुमको क्या फील करवा रहा हूं, मैं तुमको क्या फील करवा रहा हूं कि एक एनपीओ के पास कई जरियों से, कई तरीकों से, कई रूट से पैसा आता है, कई रूट से पैसा आता है। सर हमें यार ये बात तो समझ में आ गया, सर हमें यार ये बात तो समझ में आ गया। एक और बात बताता हूं, कुछ लोग होते हैं जो एनपीओ में इतना एकाग्रित हो जाते हैं, वो बोलते हैं एक काम करो, जब आई विल बी नो मोर, तो वो लोग अपना विल लिख देते हैं। विल मतलब वसीयत। वो लोग वसीयत में लिख देते हैं मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो एनपीओ को मिल जाएगी। इसको बोलते हैं लेगेसी। क्या बोलते हैं, लेगेसी। एक शब्द और दे रहा हूं, लेगेसी। लेगेसी का मतलब है कि, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सब वर्ड्स फिर नहीं समझाऊंगा, पूछते रह जाओगे तुम। लेगेसी मतलब वो पैसे जो एक एनपीओ को, जो पैसे एक एनपीओ को एक आदमी जो है वो छोड़ के चला जाता है, दैट इज कॉल्ड लेगेसी, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। सर बहुत बढ़िया बात है यार। आई तो आया क्वेश्चन, आई वाज लुकिंग फॉर दिस वन, कोई आज तक पूछा क्यों नहीं अभी तक, क्या एनपीओ पे टैक्स लगता है। आप लोगों को मैं बता दूं, एनपीओ पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अगर वो मेंटेन हो रहे हैं तो एनपीओ टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। और डिटेल में जाऊं, अगर आप लोगों के फैमिली में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बता दूं, एनपीओ को सेक्शन 12 कंपनी बोलते हैं इनकम टैक्स में। सेक्शन 12 ए ऐसा करके है लॉ, जिसके अंदर एनपीओ से रिलेटेड रूल्स है। एनपीओ को बहुत सारा डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है सरकार के पास, पर हाँ, एनपीओ टैक्स एग्जेम्प्टेड रहता है। बहुत सारा रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है, एक आम कंपनी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिकॉर्ड्स मेंटेन कर दिखा सकते हो, बट उस पर टैक्स कुछ भी नहीं है, बट उस पर कोई टैक्स भी बिल्कुल नहीं है। देर इज नो टैक्स ऑन दैट, देर इज नो टैक्स ऑन दैट। मैं एक बार इधर से हट के, अगर फ्यूचर में आप लोगों के पास काला धन आए, बहुत सारा अनाप शनाप पैसा आए, ब्लैक मनी, तो हम आप लोगों को बता सकते हैं कि काफी लोग एनपीओ को यूज करते हैं टू बाईपास दैट काला धन। आई विल शो यू हाउ, आई विल टेल यू हाउ। इधर पे ध्यान से सुनना, इधर पे ध्यान से सुनना। मानने नहीं, कोई इशू नहीं है ना, उस तो होता ही है। मान लो कि 1500 करोड़ है तुम्हारे पास पड़ा हुआ, ठीक है कि नहीं है, ठीक है।
अब अगर अमन सपना में भी 1000 करोड़ नहीं सोच पा रहा है, चलो अमन ठीक है 100 करोड़ पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, तो 100 करोड़ पे आ जाते हैं, कोई बात नहीं। अभी इधर सुनो ना प्लीज, डोंट डिस्टर्ब द डिस्कशन, सुनिए ना सब कोई। अगर 100 करोड़ है, मेरे पास 100 करोड़ है जो अनपेड टैक्स है, जो काला धन है, जिस पर मैंने टैक्स नहीं पे करा, मुझे उसको क्या करना है ना भाई, कहा अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मैंने एक स्कूल स्टैब्लिश कर दिया, मैं खुद को उस स्कूल का, मैंने स्कूल स्टैब्लिश कर दिया, मैंने खुद को स्कूल का ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया, अब मैं ट्रस्टी बन गया स्कूल का। स्कूल एक स्कूल एक नॉट स्कूल एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब जब मैं एक ट्रस्टी बन चुका हूं स्कूल का, स्कूल में फीस आ रहा है मेरा, अब मान लो मेरे पास फीस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्कूल में 500 बच्चे हैं, मैंने जो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा बचा है उसको भी एज एन इनकम दिखा दिया कि नहीं मेरे स्कूल में तो 5000 बच्चे हैं, 5000 बच्चे हैं, मैंने रिटर्न फाइल किया, 500 बच्चे हैं लेकिन मैंने रिटर्न 5000 बच्चों का फाइल किया, उस 5000 बच्चों में जो एक्स्ट्रा 4500 है वो तो मेरे पास जो काला धन रखा था वो दिखा दिया। अब गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट चला गया, उसका रिकॉर्ड चला गया, अब जब रिकॉर्ड चला गया वो काला धन सादा हो गया, टैक्स एक भी नहीं लगा क्योंकि मेरे पास टैक्स एग्जम्पशन है। और अब और अब और अब रुको एक मिनट, वेट करो, नहीं नहीं अब बीच में नहीं, बीच में क्वेश्चन नहीं लेंगे। अब मुझे बीच बीच में पैसा चाहिए, मुझे पैसा खर्चा करने को चाहिए, मैंने खुद को एज अ टीचर अपॉइंट कर दिया अपने स्कूल में और मैं खुद को सैलरी देता हूं, तो हर तरीके से आई हैव कवर्ड माई सेल्फ। खैर ये मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं स्कैम अकाउंटिंग, ना ना बाबा, हम लोग जेन्युइन एनपीओ ब्रांचेस का अब एकदम सुनेंगे, नो क्वेश्चंस, हम लोग एनपीओ का जो जेन्युइन केसेस है वो कवर करने वाले हैं। मैंने कुछ वर्ड बताए, आप लोग ना हंसी मजाक में वो मेन वर्ड्स को मत भूल जाइएगा, लेगेसी, डोनेशन, डोनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। मैंने आप सभी को बताया सब्सक्रिप्शन, क्लास जिस बच्चा को सब्सक्रिप्शन समझ में आ गया उसको मेजॉरिटी चीज समझ में आ गया, सब्सक्रिप्शन, और भी चीजें आएंगी, वी विल टॉक अबाउट दैट नाउ। आ रहे हैं पूरा एक एक चीज, वही तो आ रहे हैं, अकाउंटिंग पोर्शन में ही तो आ रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स पे अटेंशन एंड लिसन टू मी। अब ना जैसे आप लोग अगर एक नॉर्मल जो फाइनल अकाउंट्स पढ़े थे, तो फाइनल अकाउंट्स में आप लोग क्या सीखे थे मेरे से बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। आइए आप और हम पढ़ते हैं कि एक एनपीओ को, सुन लीजिएगा कि एक एनपीओ को क्या क्या बनाना पड़ता है। स्टूडेंट्स एक एनपीओ को, जो मैं आपको बता रहा था, एनपीओ को बनाना पड़ता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या व्हाट इज व्हाट, सुन लेना वरना 8 या 10 नंबर स्टेक पर आ जाएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, एक एनपीओ को बनाना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक एनपीओ को बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। गुड न्यूज, बैलेंस शीट सब कुछ सेम है, जो फाइनल अकाउंट्स में था वही है, तो मतलब तुमको बैलेंस शीट में बहुत ही ना के बराबर चीजें समझनी है। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, स्टूडेंट्स क्लास सुनिएगा, मैं आपको बताऊंगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, आप मेरे को बताइएगा ऐसा कुछ सुना हुआ है क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जैसा, कोई और अकाउंट सुना है क्या, कभी सुना है क्या, बताना मेरे को, सुन लेना व्हाट इज व्हाट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ना स्टूडेंट्स दो कॉलम बनता है, एक रिसीट और अमाउंट, फिर से जो पेमेंट वाला होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर एक पेमेंट का कॉलम बनता है और फिर वापस से रुपी या अमाउंट का कॉलम बनता है। अब सुन लो जो मैं कह रहा हूं, सुन लो जो मैं कह रहा हूं, जितने भी पैसे आएंगे, जितने भी पैसे आएंगे वो यहां पर ऐड होंगे, और जितने भी पैसे जाएंगे वो यहां पे ऐड होंगे। जो कैश आया, चाहे वो कैश आया हो चाहे बैंक में पैसा आया हो, जितना भी आना है वो रिसीट्स में रिकॉर्ड होगा, जितना भी जाना है वो पेमेंट्स में रिकॉर्ड होगा। ऐसा कुछ कहीं सुना हुआ है क्या, किसमें? एक बच्चे का आंसर आया अमन का, कैश बुक, व्हाट डिड ही से, याद करो कैश बुक में भी पैसा आता था, डेबिट साइड दिखाते थे, जाता था क्रेडिट साइड दिखाते। रिसीट एंड पेमेंट में हम कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखने वाला,
रिसीट एंड पेमेंट में हम कोई डेबिट क्रेडिट नहीं लिखने वाला। तो मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि एक एनपीओ, पूरा समझ लो कॉन्सेप्ट, वरना अकाउंट्स नहीं समझ में आएगा अगर बेसिक्स नहीं पता है तो इसका मतलब आप हमें ये पढ़ाना चाह रहे हो कि एक एनपीओ को जो है, एक एनपीओ को जो है, इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू टेल अस, टीच अस कि एक एनपीओ को कैश बुक नहीं बनाना पड़ता। गलत, एनपीओ कैश बुक भी बनाता है। तुम अब मेरे को बोलेगा सर अब आप कंफ्यूज कर दिया, आप बोल रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा है, अब आप बोल रहे हैं एनपीओ जो है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ साथ कैश बुक भी बना रहा है, तो रियल लाइफ में ये दोनों काम क्यों हो रहा है? कैश बुक इज प्रिपेयर्ड क्रोनोलॉजिकली, कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, अरे कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। सुनो एग्जांपल, मान लो अपने लोग जितने लोग क्लास में है ना, इतने जने, अपने इतने जने जो है वो अपने लोग ना एक क्लब के मेंबर है। रुद्र ध्यान देना, ये तो हो ही सकता है ना कि मेरे क्लब में आज जो है आपने आपने मुकुल ने, आरव ने, यहाँ पे हर्षित है, यहाँ पर आप है, लक्ष्य, ये 4-5 जनों ने आज पैसा दिया सब्सक्रिप्शन का, ड्यू था। कल शौर्य, प्रियम, रुद्र पेमेंट कर दिया, 2 दिन बाद प्रज्ञा, विधि, ये लोग पेमेंट कर दिया। एक बात बताओ, कैशबुक में तो वो डेट वाइज आएगा। अरे रिदम इधर ध्यान देना यार, कैशबुक में वो कैसे आएगा बोलो ना? डेट वाइज आएगा। कैशबुक में वो कैसे आएगा? डेट वाइज। पर रिदम एक बार सोच के देख, कैशबुक में तो डेट वाइज आ रहा है, पर मेरे को अगर रिदम जानना है कि यार इतना ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे जानना है कि इस साल सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट कहां आया, कितना आया, तो वो कहां जाता है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट चीजों को क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड नहीं करता, वो चीजों का टोटल को रिकॉर्ड करता है। इसका मतलब समझे, कोई मेंबर कोई मेंबर 22 जनवरी को लेगेसी का अमाउंट दिया, कोई 22 फरवरी को दिया, तो वो कैशबुक में दिख जाएगा। पर जब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लेगेसी डालोगे तो टोटल लेगेसी का कितना पेमेंट आया है वो दिखाई देगा। किसको किसको हम समझा पा रहे हैं कि क्या है कैशबुक और ये इसका पर्पस? अगर एक पेपर सेटर को बनाना होगा ना, वो ऐसे बोल देगा कि इसका मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज मेड, तो कैशबुक इज नॉट मेड, तुम बोलेगा नो, कैशबुक इज आल्सो मेड, बिकॉज कैशबुक रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस chronologically, and since it records the transactions chronologically, so we will have to get that recorded, but receipt and payments only records the total under each item। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया देखना है तो ये देखो, और किस उस डेट को कितना सब्सक्रिप्शन आया देखना है तो कैशबुक देखो। यार कौन कौन समझा हाथ उठाओ यार, कम ऑन। अब अब पहले अपने लोग लिखेंगे, पहले अपने लोग लिखेंगे कि फाइनेंशियल हेडिंग डालो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ। फर्स्ट टाइम कुछ लिखने बोल रहा हूं, कॉपी में और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आ गए आपके, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आ गए आपके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गए आपके, और बैलेंस शीट आ गया आपका। जी सर, सही है सर। क्लास अभी इधर ध्यान देना, क्लास अभी इधर ध्यान देना। तीन अकाउंट्स बनाता है, रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स अब वेट, स्टूडेंट्स अब वेट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, मैं तुम्हारे लिए ये कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकता हूं, इजी भी कर सकता हूं। इजी कर रहा हूं, सुनो सुनो, इजी कर रहा हूं। फॉर्मेट अभी डिस्कस करूंगा, चलो ना एक बार रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ही जाता हूं, फिर फॉर्मेट डिस्कस करता हूं ना। ये रहा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। स्टूडेंट्स ध्यान देना, डेबिट क्रेडिट आप लोग लिखो या नहीं इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि यहां रिसीट्स और पेमेंट्स लिखते हैं, बट अपने लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुनो, मेन मेरे को उससे मतलब नहीं है, मेन मेरा पॉइंट क्या है आ रहा है, यहां ध्यान से सुनना। हम लोगों को इस ईयर, क्लास, हम लोगों को इस ईयर, इस ईयर का मतलब मान लेता हूं मैं 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक का आपके साथ ट्रांजैक्शंस डिस्कस कर रहा हूं। स्टूडेंट्स प्लीज, रुद्र प्लीज ये बात सुनिए,
इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि आपका वो कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन है कि रेवेन्यू नेचर का। इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि जो इस साल पैसा आया है वो लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में आया या फ्यूचर ईयर्स के आया है। अगर इस साल पैसा आया है तो वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, और इस साल अगर पैसा गया है तो भी वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। इस साल पैसे का आना भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, जाना भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। पैसे का आना भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, पैसे का जाना भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा, नो मैटर किस ईयर के रिस्पेक्ट में। खाली एक चीज चेक करना है शौर्य, कि इस साल पेमेंट रिसीव हुआ है क्या या इस साल पेमेंट गया है क्या, खत्म। अगर हाँ, तो फिर रुद्र हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वो कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का है। हालांकि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर कैसे पहचानते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बट मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोई भेदभाव नहीं करेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इस साल जो भी पैसा आया वो रिसीट साइड में, जो भी पैसा गया है वो पेमेंट साइड में। कौन कौन बच्चा समझा, कौन कौन बच्चा समझा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे सबके सब अभी के अभी, अभी के अभी। और जिस तरीके से बनवाया हूं उसी तरीके से बनाएंगे, अपना फ्लेवर इसमें मत ऐड करने का कोशिश करिएगा। स्टूडेंट्स, पीएम आप नोट नहीं कर रहे सर, नोट कीजिए। इतना बड़ा आप कैसे नोट कर लिया? हाँ तो क्या, नोट करिए। क्यों कर रहा हूं, करवा रहा हूं? बहुत सारा आइटम्स को लेकर आपका डाउट जो अपने आप लिखते लिखते क्लियर होगा। मेरे को ना एक चीज समझाना है आप लोगों को, वो समझा पाऊंगा अगर आप लोग नोट कर लिए तो। प्लीज नोट इट डाउन गाइस। हाँ ये डिटेल्ड है एंड हाँ आपके कॉपी में चाहिए। नहीं नहीं, अभी यहां पर सर, अभी यहां तक नोटेड है क्या सर? प्लीज मेक श्योर यू ऑल नोट इट डाउन। बहुत सारा आइटम्स है इसमें जो क्लियर कर दूंगा। नहीं वैसा कुछ नहीं है। हाँ मतलब ये है कि कोशिश करो कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स ऐसे लिखो। अब कैपिटल रिसीट्स के अंदर आइटम इधर उधर हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करने का दरकार है आपको। बिल्कुल लिखना भी है, एंड क्यों लिखना है वो आई विल से।
बिल्कुल लिखना, जिस तरह से मैंने लिखा है कैपिटल रिसीट, कैपिटल पेमेंट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू पेमेंट, बिल्कुल आप लोगों को लिखना है वैसे ही। अमन एक बात बताना, एक सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कोई भी आइटम रिसीट एंड पेमेंट में आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए क्या चेक करना है? बस जिस ईयर का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बन रहा है उस ईयर पैसा का आदान प्रदान, इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हाँ तो आया है तो रिसीट, गया है तो पेमेंट। किस साल के रिस्पेक्ट में आया है, कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, टू हेल विथ इट, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। एक एक चीज को, कोई भी पैसा आया या गया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का वो पार्ट बनेगा, अगर वो आया और गया है उस ईयर में, जिस ईयर के रिस्पेक्ट में आप बना रहे हो। रिदम समझ पा रहे हैं आप? फ्यूचर ईयर का पेमेंट रिदम इस ईयर में आया, रिकॉर्ड होगा। पास्ट ईयर का पेमेंट इस ईयर आया, रिकॉर्ड होगा। इस ईयर का पेमेंट इस ईयर नहीं आया, रिकॉर्ड नहीं होगा। कुछ भी रिकॉर्ड होगा जो, खाली एक ही चीज अमन बोला था ना, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा अगर एक सिंपल चीज भूल गया। इस साल जिस साल के रिस्पेक्ट में तुम बना रहा है उस साल के रिस्पेक्ट में पैसा आया तो रिसीट में डाल, गया तो आयुष पेमेंट में डाल, और कोई चीज का स्ट्रेस नहीं लेना अपने को। और ये लिस्ट इतना डिटेल्ड क्यों बनवाया, इसका रीजन जानते हो क्या है? कि अगर ये लिस्ट में कर लिए तो एनपीओ का मेजोरिटी सम्स खाली इसी लिस्ट को देख देख के कवर हो जाएगा। मतलब 10 और नया चीज नया सोचने का दरकार नहीं पड़ेगा। हाँ, तो हम क्या श्रद्धांजलि दे उसको? पेन खत्म हो गया है, अरे भाई मांगो और चालू करो लिखना आगे। सब बताएगा, अभी लिखो पहले, तब तक हम कुछ बताएंगे ही नहीं। और जब बताएंगे तो फिर तुमको पूछना ही नहीं पड़ेगा। क्लास फास्ट प्लीज, हाँ प्लीज, फटाफट नमन, पीछे आप टाइम ना वेस्ट करें। वंस नोटेड देन आई विल टॉक फर्दर। पीछे आपने कर लिया क्या, लिख लिया क्या भाई? लिखे आप लोग, नहीं लिखे हैं तो?
करो करो अमन करो। हर्षित भाई आपने रिकॉर्ड करा? करिए भाई। शौर्य डन है? जी सर। स्टूडेंट्स नोटेड फास्ट प्रीएम आपका नोटेड नहीं है सर? अरे पेन ही काम नहीं कर रहा यार। चलो ठीक है अभी। हाँ भाई। अभी डन है क्या इतना आप लोगों का? तो लिखो फटाफट। मतलब वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, किस फॉर्म में रजिस्टर्ड है, बहुत चीज पे निर्भर करता है। लगता है। नहीं 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 लगता है। नहीं 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 हम लोग का नहीं। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स नहीं आता ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं आता एनपीओ में। हम लोग टैक्स देता ऑनेस्टली। चलो ठीक है इतना कर लिया क्या? टैक्स लगता है नहीं, प्राइवेट स्कूल्स भी एज अ ट्रस्ट ऑर्गेनाइज होता है। उसमें भी वो लोग एज अ ट्रस्टी रजिस्टर्ड होता है, मतलब एज एन एनपीओ ही रजिस्टर होता है प्राइवेट स्कूल्स भी। स्कूल याद रखना, स्कूल टेम्पल ये सारी चीजें जो है ये एज अ ट्रस्ट ही रजिस्टर्ड होती है, मतलब इसको एज एन एनपीओ ही सेटअप किया जाता है। सर हम लोग बातचीत इतना समझ गए यार। क्लास अब मैं और ना डिले नहीं करना चाह रहा। अब ना एक एक चीज में जो आपको एक्सप्लेनेशन देना था वो दूंगा, सुनना। आई नो द लिस्ट इज ह्यूज, बट ये खत्म है, मतलब इसके बाद रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कभी फंसोगे नहीं कि कहा क्या कहां आएगा। इट विल बी कवर्ड। नहीं वो तो पहले का है। चलो ठीक है। आ जाओ ना। न्यूज रिपोर्टिंग बाद में कर लेंगे। अब इधर ध्यान दो। स्टूडेंट्स हो गया रिलैक्स। क्लास अब ना आप लोगों ने एक चीज यूनिक देखा होगा। तनिषा सुन लिए? मैंने ना चीजों को, प्लीज लिसन केयरफुली नाउ, मैंने हर चीज को कैपिटल और रेवेन्यू में क्लासिफाई कराया, चाहे रिसीट या पेमेंट। क्योंकि मैं आपको बता दूं दो चीजें थी जो अपना इनकम्प्लीट है, वो क्या बोलो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब सुन लो, जितना भी रेवेन्यू आइटम्स होता है वो रिसीट एंड पेमेंट से उठ के कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जितने रेवेन्यू आइटम्स होते हैं वो कहां जाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और जितने कैपिटल आइटम्स होते हैं वो कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है जानते हो? जो तुम्हारा प्रॉफिट मेकिंग का ट्रेडिंग एनपीएल था। शॉर्ट में बात खत्म।
जो ट्रेडिंग एनपीएल था वो प्रॉफिट देता था और या लॉस बताता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सरप्लस या डेफिसिट बताता है। बट इसके रूल्स वही है, डेबिट में एक्सपेंडिचर डालेंगे, क्रेडिट में इनकम डालेंगे, एंड देन वी विल डू द हिसाब किताब। बट वेट क्लास, एकदम अब इधर पे ध्यान, कुछ नहीं लिखा है इग्नोर कर, बस अब जो मेरा बात है वहां पे रुक जा और सुन ले। सबसे पहले ना तुम लोग को समझ लेना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स क्या होता है। कोई भी एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब पहला बात वो एक मिनट, कैपिटल वर्ड लग गया मतलब नॉन रिकरिंग है। मतलब नॉन रिकरिंग का मतलब होता है वो बार बार रिसीव या इनकर नहीं होगा, बार बार रिसीव या बार बार इनकर नहीं होगा। कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ एग्जांपल देखते हैं और इससे समझ में आएगा। किसी मेंबर ने या कुछ मेंबरों ने अगर लाइफ मेंबरशिप फीस दे दिया तो दोबारा उनसे पैसा आएगा क्या? नहीं, इसलिए उसको कहां डाल दिया? कैपिटल रिसीट में। अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है तो वो भी क्या हो गया? कैपिटल रिसीट। स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें लायबिलिटी में, स्पेसिफिक डोनेशन जैसी चीजें लायबिलिटी में जाएंगी। क्यों? जो भी कैपिटल आइटम है वो लायबिलिटी में जाएगा या असेट में जाएगा? बोलो। जो भी कैपिटल आइटम्स है वो या तो एसेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट में, या लायबिलिटी साइड में जाएगा। आगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, असेट को रिड्यूस करेंगे। हाँ, क्योंकि बार बार एक कंपनी अपना, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना इन्वेस्टमेंट सेल नहीं करेगी। सेम फॉर असेट। लेगेसीज का मतलब याद है, कोई अपना विल साइन करके गया और फिर बाद में उसका प्रॉपर्टी एनपीओ के हाथ आ गया, है ना। एंडाउमेंट फंड, कौन बच्चा एंडाउमेंट फंड बताएगा मेरे को क्या होता है? होता क्या है? एक ट्रस्टी है या एक पर्सन है, सुन लो, एक पर्सन है, बाद में बताऊंगा नहीं ये सब का, आज टर्म्स का मीनिंग जान लो खुद दिल खोल के। एक ट्रस्टी है जिसने ना एक हॉस्पिटल भी एनपीओ या एक स्कूल को 5 करोड़ दिया। अब 5 करोड़ दिया तो उस पर तो इंटरेस्ट ही इतना अच्छा है, उस पर तो इंटरेस्ट ही इतना आ जाएगा कि हॉस्पिटल का या स्कूल का काफी खर्चा तो वो 5 करोड़ से ही निकल जाएगा। अगर 10% करके भी कमा रहे हो तो 50 लाख रुपया होता है 5 करोड़ का। 5 करोड़ का 10% भी 50 लाख रुपया होता है। तो सालाना 50 लाख रुपया करके जो है ये लोग को कमाने मिल रहा है। सालाना 50 लाख इनका काम हो जा रहा है। ये है एंडाउमेंट फंड, जिसमें जो मेन गिफ्ट है 5 करोड़ का, हर्ष उस पे हाथ नहीं लगाया जाता, पर उससे इनकम आते जाता है। ये एंडाउमेंट फंड है। बट अपने को सिंपली पता है अगर एंडाउमेंट फंड से कोई पैसा आया है वो क्या है? कैपिटल रिसीट। क्या है? और अच्छा, अब यहां पर ना एंट्रेंस फी को लेकर एक डिलेमा होगा, वो मैं बता दे रहा हूं। अगर एंट्रेंस फी एक मोटा रकम है, एंट्रेंस फी अगर एक मोटा रकम है कि एक बार का एंट्रेंस फी दे दिए, अब लाइफ टाइम एंट्रेंस फ्री है, तो इसलिए वो कैपिटल रिसीट है। पर अगर वो शौर्य नॉमिनल एंट्रेंस फी है, रिकरिंग एंट्रेंस फी है, तो वो रेवेन्यू रिसीट होगा। याद रखना, कुछ आइटम्स को तुम लोगों ने देखा नहीं है, जैसे एंट्रेंस फी, वो कैपिटल में भी दिखेगा मुकुल, रेवेन्यू में भी। तो तुम बोलेगा कि सर ने तो कंफ्यूज कर दिया मेरे को। कंफ्यूज नहीं किया मैंने आपको, मैंने बोला अगर वो एंट्रेंस फी का नेचर ऐसा है, एक बार पेड और कभी ना पेड, तब वो कैपिटल रिसीट है, और बार बार पेड तो रेवेन्यू रिसीट है। कुछ नहीं बोला तो रेवेन्यू रिसीट मानते हैं। किसको किसको समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप लोग आइए एक बार रेवेन्यू रिसीट का एक एक आइटम देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, इस पर अपने आप में प्रियम 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स लोग एनपीओ की तरफ पे करते हैं। कुछ पुराने न्यूज़पेपर पढ़े थे, लॉकर रेंट। हाँ, लॉकर। आज अगर स्विमिंग पूल है, बगल में अपना सेफ्टी या वैल्यूएबल्स रखने के लिए क्या एक लॉकर का दरकार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर दरकार तो पड़ेगा। तो उस पर जो रेंट आता है वो है लॉकर रेंट। वो एक इनकम का सोर्स है। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इंटरेस्ट। अब यहां पर तुम लोगों को एक वर्ड दिखाना चाह रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। जनरल डोनेशन नहीं है लिखा है यहां पे, ऐतोरा जनरल डोनेशन। तुम लोग पूछ रहे थे जनरल डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि जनरल डोनेशन एक इनकम है। क्यों? क्योंकि कंपनी को,
एनपीओ को किसी ने ये पेमेंट दे दिया पर जनरल डोनेशन में पर्पस नहीं बताया, तो एनपीओ जैसे चाहे उस पैसे को यूज कर सकता है। तो पैसे का नेचर इनकम हो गया, पैसे का नेचर इनकम हो गया। जनरली पूरा बात सुन लेना, बीच में मत रोकना। एनपीओ इसीलिए जनरल डोनेशन जनरली इसीलिए रेवेन्यू है, इनकम में जाएगा। कहां जाएगा? इनकम में। बट वेट, अगर जनरल डोनेशन का अमाउंट ह्यूज है, ह्यूज क्या है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। अगर जनरल डोनेशन का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा मोटा अमाउंट है यहां डाल देते हैं, पर ह्यूज अमाउंट है कि उसको इनकम में दिखाया ही नहीं जा सकता, तब हम लोग उसको फिर कैपिटल में, कैपिटल रिसीट मान के ट्रीट करते हैं। और अगर स्पेसिफिक डोनेशन है रिदम, तो वो छोटा अमाउंट या बड़ा अमाउंट, रुद्र रुद्र अगर स्पेसिफिक डोनेशन है तो छोटा अमाउंट और बड़ा अमाउंट में तो भेदभाव करना ही नहीं है। हमेशा स्पेसिफिक वर्ड आ गया, आग बंद करके धृतराष्ट्र की तरह लायबिलिटी लिख दो। यही तो मैं बोल रहा हूं, वेट कर वेट कर, पहले स्पेसिफिक समझा। और जनरल में अमाउंट लार्ज है कि स्मॉल है वो जनरली जजमेंट पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स का मार्क्स टीचर्स जनरली नहीं काटते, पर अमाउंट अगर ऐसा है कि सम है लाखों रुपया में, अचानक से जनरल डोनेशन का अमाउंट करोड़ों का है, तो तेरे को पता है वो ह्यूज है, पर सारे अमाउंट करोड़ों में है और 1 करोड़ का अमाउंट आया, तो फिर वो एक नॉर्मल रेवेन्यू रिसीट है। पर मैं तुमको एक रिलीफ वाला बात बता दूं, जनरली तुमको जनरल डोनेशन जो है वो रेवेन्यू रिसीट की तरह ट्रीट करना है। समझा पाए क्या? राइट सर। एंट्रेंस फी देखो, मैं बोला था कुछ एंट्रेंस फी रेवेन्यू नेचर के होते हैं, कुछ आपके कैपिटल नेचर के होते हैं। डिपेंड करता है मुकुल की अमाउंट, ये बार बार देना पड़ेगा एंट्रेंस का। मुकुल जब स्विमिंग जाएगा मुकुल को एंट्रेंस फी देना है, तो मुकुल फिर वो रेवेन्यू नेचर का इनकम है कम। लेकिन अगर तुम एक बार एंट्रेंस फी दिया, फिर चाहे तुम तालाब में ही रह जाओ, मतलब बेसिकली वो फिर बार कभी जिंदगी में एंट्रेंस फी नहीं देना, तब फिर वो कैपिटल नेचर का हो गया। किसको किसको क्लियर है यार? किसको किसको क्लियर है यार? ओके। एंड जिस तरीके से एक एनपीओ या एक बाकी बिजनेस का लोन हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है नमन, वैसे ही एनपीओ के ऊपर भी लायबिलिटी हो सकती है। उस केस में उसका ओपनिंग बैलेंस होगा। शौर्य बात समझ पा रहा है? एंड उसके बाद कैपिटल पेमेंट्स। शौर्य, कैपिटल पेमेंट्स का पहचान कैसे रेवेन्यू पेमेंट से अलग होगा, तेरे को क्या लगता है? एक मैंने बोला पहचान और दूसरा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट चल मैं बताऊंगा, पहचान बता। कैपिटल पेमेंट का पहचान रेवेन्यू पेमेंट से अलग कैसे होगा? यस, कैपिटल पेमेंट वन टाइम होगा, नॉन रिकरिंग नेचर का होगा। देख, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या एनपीओ हर साल ही स्विमिंग पूल बनवा रहा होगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। आगे सुनो, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, अगर आपने कोई इक्विपमेंट परचेज करा, हर साल आप इक्विपमेंट सेम परचेज नहीं करोगे। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, रिपेमेंट ऑफ लोन्स, ये सब नॉन रिकरिंग है यार। बोलो ये सब क्या है? नॉन रिकरिंग। पर अगर रेवेन्यू पेमेंट है, तुम देख ले, सैलरीज रिपीटेड, ऑडिट हर साल करवाना है, इंश्योरेंस हर साल पे करना है, वेजेस सैलरीज तो हो ही गया, रेंट रिटर्न टैक्सेस हर साल, कोरियर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑनरेरियम। ये ऑनरेरियम क्या है, फंसोगे मैं पहले ही बता दूं। काफी बार ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ पे कोई रेप्यूटेड मेंबर आते हैं, तो क्लब में वो कुछ बोलते, एग्जांपल है कि हमारा जो है वो एक स्कूल है, और स्कूल में आए तो हम लोग किसी बड़े फैकल्टी को बुलाएं, और फिर वो आए और उनको तुमने कुछ पेमेंट करा, इसको बोलते हैं ऑनरेरियम। क्या बोलते हैं? ऑनरेरियम। क्या बोल रहे हैं? ऑनरेरियम। इन द ऑनर ऑफ समवन यू हैव पेड देम सम मनी। ये सब रेवेन्यू पेमेंट्स है, ये सब क्या है? रेवेन्यू पेमेंट्स है। लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस एट द एंड जो आ जाता है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का आ जाता है, एंड यू कैन जस्ट वाइंड दैट अप। किसको किसको समझ आया? किसको किसको समझ में आया? अब मैंने तुमको क्या बोला, जितना भी कैपिटल नेचर का आइटम्स होता है वो कहां जाता है? बैलेंस शीट। कहां जाता है? और जो भी आपका रेवेन्यू नेचर का होता है वो कहां जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लिखो नोट, all capital related items, note, all capital related items, all capital related items form a part of balance sheet, while the revenue items, all the capital related items form a part of balance sheet, while all the revenue items, while all the revenue items
form a part of income and expenditure account. All the revenue items form a part of income and expenditure account. All the revenue item form a part of income and expenditure account. Students, here I give you a question. You know the format. No need to copy the question. Just solve this one. Just solve this one यार. क्वेश्चन आपके सामने है. सॉल्व दिस वन. क्या बनाना है? सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. फॉर्मेट आपके सामने है. बनाना स्टार्ट करिए. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मान्या क्लब प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. गलती तो बनाओगे बट मुकुल ट्राई इट आउट. कम ऑन यार. रिदम क्लास के बाद रिदम क्लास के बाद फिर अटका देंगे. आज आज ही अटका देंगे. तो डिस्टर्ब नहीं. शांति से. कोई तुम्हारी वजह से फंसे नहीं. सॉल्व दिस क्वेश्चन रिदम. फॉर्मेट आपके पास है. जस्ट ड्रॉ दिस वन यार. हाँ बेटर रहेगा. आप इसको अगर कैपिटल और रेवेन्यू में क्लासिफाई करें, पर ऐसा रूल नहीं है. अगर आपने इसको क्लासिफाई नहीं भी करा, कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा. मतलब मुकुल क्या बोल रहा हूं समझ गया. सीधा जो पैसा आया वो रिसीट में दिखा दे, सीधा जो पेमेंट गया वो पेमेंट में दिखा दे. खत्म. और बैलेंस कर दे. एवरीवन प्लीज स्टार्ट यार. पूरा क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, देन ड्रॉ इट. इसमें तो मुकुल आपको कैपिटल रिसीट देखना ही नहीं है ना. एक मिनट मुकुल, ये सोच. सब्सक्रिप्शन पैसा आया होगा कि गया होगा, तो तेरे को पता किस साइड डालना है बस. और डीआर और सीआर नहीं लिखा, तुम वो लिख दे बस. अरे भैया जनरल, अगर कुछ नहीं बोला है तो वो जनरल डोनेशन है ना. अरे भाई अगर पर्पस स्पेसिफाइड होता तो वो स्पेशल होता. जनरल डोनेशन. हालांकि मैंने क्या बोला है आरव, कि जब आप बनाओगे रिसीट एंड पेमेंट, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कैपिटल रेवेन्यू में क्लासिफाई करना होगा जैसा मैंने किया. मैंने तो करवाया था. इसका एक और रीजन था कि भाई क्लैरिटी रहे कॉन्सेप्ट्स का. वैसा नहीं किए. मतलब आरव रिसीट में खाली रिसीट लिख दिए और पेमेंट में खाली पेमेंट लिख दिए तो भी तेरे को पूरा नंबर मिलेगा, अंटिल यू बैलेंस इट करेक्टली. स्टूडेंट्स ट्राई इट आउट. प्रियम सॉल्व कर लिया तुम? फोन से इतना डिस्ट्रैक्टेड मत रहे, हम बार बार बोल रहे हैं. मतलब हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है एक ऐसे असेट में जो 10% इंटरेस्ट देता है. दिया तो नहीं. 40,000 से मतलब है अपने को. अमन करेक्ट सुना. और जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है वो तेरा यहां पर लिखा है. और बैलेंस करना आता है कैश बुक की तरह, सबको टोटल करके कैरी डाउन बैलेंस लिख देना. अच्छा विधि एक चीज तो नहीं भूले ना, 1 जनवरी को कैश है. क्लास अगर 1 जनवरी को कैश दिया, ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? ओपनिंग है.
तो याद करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके मैंने लिखवाया आप लोगों को, चेक करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखा है आप लोगों ने, चेक करो, यस और नो यार, फटाफट ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स। सर हो गया। चलिए अब मैं जो है आपके साथ यहां डिस्कशन कर ले रहा हूं, देखिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, कैश ओपनिंग बैलेंस था 2100, आई एम श्योर आप लोगों ने लिखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 42540, डोनेशन रिसीव्ड 12540, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स 3200, दैट्स करेक्ट। अब स्टूडेंट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का हमने 4120 पे करा होगा, रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ कोर्स हमने 2400 पे करा होगा। सेक्रेटरी से ऑनरेरियम मिलेगा थोड़ी, सेक्रेटरी को ऑनरेरियम पे किए होंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस 1860, जनरल एक्सपेंसेस 410, और हमने इन्वेस्टमेंट किया होगा 40,000 का। तो बैलेंस कैरी डाउन स्टूडेंट्स अगर अपने सेट करें तो 5090 आता हुआ दिख रहा है मुझे। किसको किसको सही आया यार फिगर, कम ऑन, क्या मिस्टेक हुआ सर? बट सर आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट तो अपने किए हैं ना, तो अपने पास से पेमेंट गया होगा। अब आप पूछोगे सर हमको कैसे पता लगता है, एक बात बताओ, तुमने इन्वेस्ट किया है तभी तो तुमको इंटरेस्ट मिला है, समझ पा रहे हैं? तो यहां पर कुछ स्टूडेंट्स का कुछ मिस्टेक हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स तो अपने किए होंगे मुकुल, इज दैट करेक्ट यार? कौन कौन बच्चा ऑनेस्टली बताओ तो खुद से सही करा था यार। आई कैन सी शौर्य रेजिंग इज हैंड, मुकुल रेजिंग इज हैंड, हर्षित हियर, हर्ष हियर, विधि विधि, ओके ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। तनिषा क्या मिस्टेक हुआ आपसे? गड़बड़ हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीट है, पर इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैडम पैसा आपने लिया कि दिया? दिया, तो कहां गलत है यार ये, ठीक बोल रहा हूं क्या हर्षित? क्लियर है क्या क्लास? सर बातचीत तो सही है सर, करेक्ट कर लो यार आप लोग खुद को। रिसीट एंड पेमेंट पे अपने को भी ताजा होना है, एक बार वो हो गया तो फिर इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बहुत आसान हो जाता है। रिसीट एंड पेमेंट का खेल है मेन, और सब्सक्रिप्शन। क्या रिदम, क्या क्वेश्चन है बोलिए? क्लियर है स्टूडेंट्स? आज मैं ग्रुप में एक दो क्वेश्चन होमवर्क डालूंगा, मेक श्योर सैटरडे को हमारा क्लास जो है अराउंड 5:45 6 o'clock, मेक श्योर एवरीबॉडी इज प्रेजेंट विद द होमवर्क, वरना अटकाऊंगा क्लास के बाद। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन फॉर द डे। आरव क्या डाउट्स है आपके?